आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज हमें महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, महिलाओं का कार्यस्थल यानी महिलाएं जहाँ पर कार्य करती हैं उसके ऊपर उनके ऊपर लैंगिक उत्पीड़न उसको रोकने के लिए जो निवारण है, प्रतिषेध और मुआवजा संख्या 14 सन 2013। इसके अंदर 8 अध्याय हैं, 30 धारा हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बता रखा है। ये पूरे भारत में लागू है। 22 अप्रैल 2013 को पारित हुआ था, राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ था। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं में ए में है व्यक्तिगत महिला। व्यक्तिगत महिला वो महिला जो कार्यस्थल जहां पर वो कार्य करती है वहां पर पीड़ित हुई है। उसके बाद आ गया बी में है घरेलू कर्मचारी। देखिए, इसके अंदर वो महिला भी इंक्लूड की गई है जो घर के अंदर काम करती है। इसको हम काम वाली बाई बोलते हैं। जो परमानेंट लगी हुई है या फिर पार्ट टाइम के लिए भी लगी हुई है, वो महिला भी घरेलू कर्मकार के अंदर आती है। उसके बाद आ गया लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न से तात्पर्य है किसी भी महिला को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से लैंगिक आश्रय रखते हुए उसकी प्रताड़ना करना। इसके अंदर शरीर के से उसके कोई संपर्क करता है, उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, किसी लैंगिक पक्षपात की मांग करता है या फिर लैंगिक पक्षपात के लिए अनुरोध करता है, लैंगिक पक्षपात वालों से टिप्पणियां करता है, उसके ऊपर आलोचना करता है या फिर उसको लैंगिक साहित्य दिखाता है या फिर कोई अन्य निंदनीय शब्द बोलता है जो शब्द उसके लिए असहनीय है। इसका मतलब ये है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शब्दों द्वारा, इशारों द्वारा या फिर कैसा भी माहौल क्रिएट करके लैंगिकता से रखते हुए उसे परेशान करना, वो लैंगिक में आता है। उसके बाद अगर कार्यस्थल, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कार्यस्थल। कार्यस्थल का मतलब ये है कि इस एक्ट के अंदर कार्यस्थल वो चीज है जहां पर महिला काम करती है। कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई संस्थान है, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर भी इंक्लूड है इसके अंदर, और हर वो संस्था इंक्लूड है जो सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। इसके साथ साथ हमारे जो घर के अंदर महिला काम भी करने आती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके लिए भी वो उसका क्या रहेगा, कार्यस्थल रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद आ गया धारा 3। धारा 3 क्या रही है कि लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, यानी धारा 3 में भी किसी भी महिला के साथ उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। उसका निवारण के बारे में बता रखा है। भाई कोई भी महिला जहां पर कार्य करती है, कार्यस्थल पर कार्य करती है, उससे लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। न उसके साथ कोई उसका नियोजक, उसका सीनियर है या उसका उस संस्था का हेड है या उस संस्था के कर्मचारी है, उसके साथ अहितकर व्यवहार नहीं करेंगे। सीधे शब्दों में अब वहां पर फिलहाल ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जो लैंगिक आश्रय से संबंधित हैं। ठीक है, कोई उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे जो लैंगिक आश्रय से संबंधित है जिससे वो प्रताड़ित होती है। उसकी सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें जो मैंने लैंगिक उत्पीड़न में बताई और ये अभी बताई, ये सब बातें क्या आती हैं, लैंगिक उत्पीड़न में आती हैं। ये सब कार्य नहीं किए जाएंगे धारा 3 में। हाँ, अब क्या होगी अगर लैंगिक उत्पीड़न होता है जहां कहीं पर भी, तो उसके निवारण के लिए 2 समितियां बनाई जाती हैं। एक होती है आंतरिक परिवाद समिति, एक होती है स्थानीय परिवाद समिति। आंतरिक परिवाद समिति होती है जहां पर 10 हैं या फिर 10 से अधिक महिलाएं हैं। स्थानीय परिवाद समिति वहां बनती है जहां पर 10 से कम महिलाएं हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। धारा 4 के अंदर आंतरिक परिवार समिति का गठन किया गया है। आंतरिक परिवार समिति कहां बनेगी, जहां 10 से अधिक या 10 महिलाएं हैं वहां पर आंतरिक परिवार समिति बनेगी। और वहां पर जो वरिष्ठ महिला होगी
ठीक है, उसको उस समिति का क्या बना दिया जाएगा, अध्यक्ष बना दिया जाएगा। कुल 4 सदस्य होंगे। कुल क्या होंगे, 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगी, महिला होगी, जिसे पीठासीन अधिकारी भी कहा जाएगा। ठीक है, या फिर उसमें कोई एनजीओ से जुड़ी हुई कोई महिला है या पुरुष है, वो भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष सदस्य महिला होने अनिवार्य है। धारा 6 में है स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसकी अधिकारिता। भाई जहां पर 10 से कम महिलाएं हैं वहां पर जिला अधिकारी जिले के अंदर स्थानीय परिवार समिति का गठन करेंगे। ठीक है, जहां पर यानी आंतरिक परिवार समिति नहीं, वहां पर क्या होगी, स्थानीय परिवार समिति होगी। लेकिन धारा 7 में क्या बता रखा है, उसकी संरचना यानी वो बने कैसे, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का हुआ और अन्य शर्तें। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्थानीय परिवार समिति का गठन किस धारा में है, तो धारा क्या आएगी, 6 आएगी। अगर उसकी संरचना, कार्यकाल और अन्य शर्तों के बारे में पूछ रखा है तो धारा क्या आएगी, 7 आएगी। संरचना में अगर मैं कहना चाहूंगा आपको कि भाई जिलाधिकारी कोई विशेष महिला है किसी संस्थान में, उसको उसका क्या बना दिया जाएगा, अध्यक्ष बना दिया जाएगा। कुल सदस्य कितने होंगे, 4 ही होंगे। या फिर कोई ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, नगर निगम के अंदर कोई भी महिला है उनको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। या फिर ऐसी कोई महिला जो समाज सेवा के लिए या किसी अन्य एनजीओ से जुड़ी हुई है, जिसने महिलाओं के संबंधित अपराधों के बारे में नॉलेज है, जिससे हम ये कह सकते हैं भाई किसी ने ला कर रखी है, महिलाओं से संबंधित अपराध है उनकी अच्छी तरह उनके बारे में, निवारण के बारे में उसको पता है, ऐसी महिला को इस समिति में शामिल कर लिया जाएगा। 2 महिला होनी इसमें जरूरी है। कार्यकाल इसका 3 वर्ष का होगा। उसके बाद आगे धारा 9। धारा 9 तरीके लैंगिक उत्पीड़न का परिवार, यानी जो लैंगिक उत्पीड़न हुआ है जिस महिला के साथ, वो शिकायत कितने समय में देगी। देखिए, जिस समय लैंगिक उत्पीड़न हुआ है उससे 3 माह के अंदर अंदर शिकायतें दे दी जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लैंगिक उत्पीड़न बार बार होता है, तो ऐसी कंडीशन में जब लास्ट टाइम जब लैंगिक उत्पीड़न हुआ है उससे 3 महीने के अंदर अंदर शिकायत दे दी जाएगी। परंतु कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो महिला शिकायतें नहीं दे पाती। ठीक है भाई, बीमार भी हो सकती है वो, कोई और भी अन्य कारण हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका समय बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद धारा की 10, अब शिकायत होगी। धारा 10 क्या है कि सुलह। सुलह क्या है, हम सभी जो भी कार्यस्थल पर कार्य करता है, एक ही कार्यालय में नौकरी करते हैं, एक ही जगह नौकरी करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लैंगिक आशय न होते हुए कुछ ऐसे शब्द कहे जाते हैं, लेकिन उस महिला को ऐसा प्रतीक होता है कि वो हमारे से लैंगिक आशय रखते हुए ऐसे शब्द कहे गए। तो कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है। तो धारा 10 के अनुसार उसको महिला के अनुरोध पे, किसके अनुरोध पे, महिला के अनुरोध पे सुलह का मौका दिया जाएगा। लेकिन सुलह में कोई धनराशि, कोई पैसे का कोई समझौता नहीं होगा धारा 10 के अंदर। परंतु धारा 10 में अगर सुलह नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सुलह अगर नहीं होता है, तो धारा 11 के अंदर क्या हो जाएगा, परिवाद की जांच होगी। परिवाद की जांच की जाएगी धारा 11 के अनुसार। ठीक है जी। उसके बाद आगे धारा 12। धारा 12 कहेगी जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई। अगर जांच लंबित रहती है तो उसके दौरान कार्यवाही, क्या कार्यवाही होगी कि वो महिला जिसके साथ प्रताड़ना हुआ है, व्यथित महिला को ऐसा लग रहा है कि इस ऑफिस के अंदर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं इस ऑफिस में कार्य नहीं कर सकती, तो उसका क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है, वो उसको वहां से बदला जा सकता है। या वो अत्यधिक प्रताड़ित है, उसको छुट्टी की आवश्यकता है, तो 3 माह तक, कितने महीने तक, 3 महीने तक का उसको अवकाश दिया जा सकता है, जिसके दौरान उसकी सील या ईल अवकाश को नहीं काटा जाएगा। धारा 12 के बाद आगे धारा 13। भाई जांच रिपोर्ट, जांच 11 में होगी, 12 में क्या हो गया, उसको उसके वेलफेयर से संबंधित बातें होगी। धारा 13 करेगी जांच रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट का क्या है कि जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी या फिर उस संस्था का जो हेड है, जो नियोजक है, उसको जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी धारा 13 के अनुसार। लेकिन परिवाद के अंदर जो है आरोप साबित नहीं होते हैं, जांच को क्या कर दिया जाएगा, रोका जाएगा।
धारा आ गई हमारी 15, प्रतिकर या मुआवजा कह लो या प्रतितोष कह लो की अवधारणा। इसमें स्पष्ट है कि महिला की जो मानसिक उसको आहत पहुंचा है, उसको पीड़ा पहुंची है, उसको जो यातना हुई है, या फिर उसके कैरियर का लॉस हुआ है, उसके कैरियर का लॉस हुआ है, या उसके शारीरिक या मानसिक की चिकित्सा के उपचार के ऊपर खर्चा हुआ है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, उन सब बातों का ध्यान में रखते हुए, और प्रत्यार्थी जिसने उसके ऊपर अत्याचार किया है उसकी वित्तीय परिस्थिति या उसके इनकम सोर्स है, उन सब बातों का ध्यान में रखते हुए मुआवजे के आदेश किए जाएंगे। मुआवजा एक साथ दिया जा सकता है या फिर किस्तों में भी दिया जा सकता है। धारा अभी 16 प्रकाशन की मनाही। इस अधिनियम के अनुसार जो भी विषय है उनकी प्रकाशन की क्या है, मनाही है, उसका प्रकाशन नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। जय।